नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावों के साथ सियासी दलों के सामने एक बड़ी चुनौती आती है टिकट बंटवारे की। रेस में कई लोग होते हैं, लेकिन सबको तो टिकट नहीं मिल सकता ना। ऐसे में गुटबाजी और नाराजगी से भी दो चार होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ ही शुरू हो चुकी है टिकट की रेस। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनौती टिकट बंटवारे की नहीं है, बल्कि ओवैसी भी हैं। रिपोर्ट देखिए आप। निकाय चुनाव सिर पर हैं और टिकट के लिए भागदौड़ बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में दावेदारों की कमी नहीं। हालांकि राजनीतिक दलों का दावा है कि टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ हो। प्रत्याशी फाइनल करने की रेस में कांग्रेस एक कदम आगे रहना चाहती है। पार्टी ये भी साफ कर चुकी है कि वो विधायक या उनके परिवार को भी महापौर का टिकट दे सकती है। शर्त बस ये है कि उनमें जीत हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए। 9 जून को कमलनाथ के बंगले पर महामंथन के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगा देगी। माननीय कमलनाथ जी ने इलेक्शन की रणनीति के तहत अपनी व्यूह रचना को साकार रूप देना प्रारंभ कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से हम प्रत्याशियों को लेकर बहुत आगे हैं। बहुत जल्द माननीय अध्यक्ष जी एक बैठक आहूत कर रहे हैं और उसमें हमारे महापौर के प्रत्याशियों की भी अंतिम मोहर लग जाएगी, जो शीघ्र ही आपके सामने नाम आ जाएंगे। उधर बीजेपी भी प्रत्याशियों के नाम तय करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट टिकट के लिए हावी हो रहा है और अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि टिकट बंटवारे में बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। पार्टी भाजपा अपने आप को कहना बंद करे और समझौता बेस्ड पार्टी का नाम रखे और सिंधिया के लोगों को टिकट जो देना ही पड़ेगा, वरना इनकी जो आपसी सिर फुटा वो सड़कों पर आ जाएगी। जिस समय टिकट देने का समय आएगा, सभी योग्य उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा और उसका मापदंड ये नहीं होगा कि सिंधिया या ज्योतिरादित्य जी सिंधिया का आदमी है या इसका आदमी है या उसका आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इधर स्थानीय चुनावों में टिकट बंटवारा ही इकलौती चुनौती नहीं है, बल्कि ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनावी मैदान में है। बुरहानपुर सहारनपुर से बिल्कुल लड़ा सकते हैं। हमारे वहाँ पर 80% वोटर्स हैं सहारनपुर में और 90% से ज़्यादा हमारे बुरहानपुर में जी। तो यहाँ दोनों जगह से हमको उम्मीद है कि हम यहाँ से महापौर भी निकाल सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, ऐसे में आपका भविष्य देखो, मैंने आपको बार बार बतला रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी है, इसी तरह ये भी एक पार्टी है। बीजेपी से कांग्रेस से हर तबके का आदमी परेशान है। उसके पास सिर्फ तीसरा विकल्प बचा है, वो है MIM। सियासत के गणतज्ञ मानते हैं कि ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुसलमान वोट कांग्रेस से छिटक सकता है। हालांकि कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। देखो, सवाल यह है, प्रजातंत्र में हर दल चुनाव लड़ेगा और लड़ने का अधिकार है, लेकिन कुल मिलाकर देश के कोने कोने में, गांव-गांव में, मोहल्ले में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन है। उधर बीजेपी कह रही है कि चाहे बिहार चुनाव हो या यूपी चुनाव, ओवैसी का दल उनके समर्थन में प्रत्याशी उतारता है, इसलिए पार्टी के लिए चिंता की बात नहीं। यूपी में भी आप देखें, विधानसभा चुनाव में वो 100 सीट के आसपास लड़े, बिहार में लड़े। अगर होते तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारते, पर लड़ रहे हैं। तो चूंकि वो एक राजनीतिक दल है, वो अपना काम करे, हम हमारा काम करें। पहले OBC आरक्षण का मुद्दा, फिर EVM से चुनाव का मुद्दा और अब नई चुनौतियां। फिलहाल निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का पैच भी फंसा है। ओवैसी भी चुनौती दे रहे हैं। आसार तो यही है कि इस बार निकाय का दंगल आसान नहीं होने वाला। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो प्रत्याशी का पैंच और ओवैसी भी चुनौती, चर्चा आज इसी पर। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से अवनीश बुंदेला जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार है दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, शुरुआत आज आपसे ही। क्या लगता है आपको, कितना अहम होता है किसी भी चुनाव में एक प्रत्याशी का चयन करना राजनीतिक दलों के लिए? दिनेश जी। देखिए सुमित, चुनौती बहुत ज्यादा होती है जब उम्मीदवार का नाम आता है और जो गुटबाजी होती है, यदि कांग्रेस की बात करेंगे तो नेताओं को जो दबाव होता है उसके बीच में तय करना बड़ा मुश्किल होता है।
जब आप संगठनात्मक स्थिति पे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस पर जाएंगे प्रत्याशी चयन पर, तो उनके यहाँ की जो प्रक्रिया वो भी कोई ऐसी बहुत आसान नहीं होती कि आपने जिस पे चाहा और उसको टिकट दे दिया। हमने पिछले उपचुनाव में देखा था कि जब संगठन की मर्जी के खिलाफ टिकट दिए गए तो पार्टी चुनाव हार भी गई, उपचुनाव हार गई। और इसका जिक्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, या जो है इस तरह की जो भी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो एक सबसे अहम जो चेहरा होता है चुनाव का, उसका चयन करना और उसे भीतर घात से बचाना, उसके लिए मैनेजमेंट करना, ये सब पार्टियों के लिए मुश्किल भरा होता है। और ये तब तक चलता है जब तक मतदान हो नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात की आपने। पंकज चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे आप कि बीजेपी किस फॉर्मूले पर टिकट का बंटवारा करने वाली है निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, बीजेपी का एक फॉर्मूला है योग्यता, योग्यता और योग्यता। और भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम में, 98 नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में बहुत योग्य, सक्षम और समर्थ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको जैसी स्थिति है उस आधार पर, स्थिति है ना आरक्षण की स्थिति, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। टिकट बनाने को लेकर जो समिति कमेटियां हैं उनका गठन, उनके मापदंड सब सुनिश्चित हैं। और इसके लिए हम लोग बिल्कुल निश्चिंत और आश्वस्त हैं कि समय पर 11 तारीख से नामांकन प्रारंभ में 18 तक नामांकन है, तो सही समय पर भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रत्याशी मैदान में आएंगे। और 2003 से लेकर हम 2022 में आ गए सुमित जी, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में जनता की कृपा सदैव से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि इन नगर सरकार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, महापौर ने, पालिका अध्यक्षों ने, पंचायत के अध्यक्षों ने जमकर श्रम किया है और वो सब कार्य पूरे किए हैं जिस कार्य का लाभ आम जनता को उसकी बुनियादी नागरिक सुविधाओं या नागरिक अधिकारों के लिए मिलता है। क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं, नाली के, सड़क के, बिजली के, पानी के, इन विषयों पर बातचीत होती है और राष्ट्र के या प्रांत जैसे बड़े जो व्यापक विषय उन पर चर्चा नहीं होती। छोटा चुनाव लेकिन जटिल चुनाव, व्यक्तिगत क्षमताओं का चुनाव। तो मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो पक्ष है पूर्ण रूप से हम तैयार हैं। समय पर आपको बहुत ही बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे और जनता की कृपा को प्राप्त करेंगे। ठीक है अवनीश जी, सत्ताधारी दल है बीजेपी, मजबूत संगठन है बीजेपी का, और इस मजबूत संगठन और सत्ताधारी दल से आपको चुनाव लड़ना है। क्या फॉर्मूला है कांग्रेस का टिकट बंटवारे को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी भाजपा से कई कदम आगे है। आप देखें, हमने महापौर नगर निगम में महापौर के कई प्रत्याशी हमने घोषित कर दिए हैं और भाजपा की अभी कई घोषणा का या उनकी लिस्ट का अता पता नहीं है, क्योंकि भाजपा अपनों में ही अटकी है। आपको याद होगा, आपको जानकारी हो, मैं बता दूं, आज सिंधिया जी ने कुछ जिलाध्यक्षों को तलब किया है, बुलाया नहीं, तलब किया है अपनी दिल्ली की कोठी पर, कि मुझे लगता है वही बात रही होगी, क्योंकि उनको अपने समर्थकों को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि ये चुनाव ऐसा है, इसमें ग्रास रूट कार्यकर्ता होता है, तो मुझे लगता है उसका पेशेंस लेवल कुछ हद तक कम होता है जो बड़े नेता से। तो इसलिए सिंधिया जी ने शायद बुलाया, क्योंकि कई नेताओं का उन पर दबाव, उनके कार्यकर्ताओं का दबाव है। इसके अलावा मैं बधाई देता हूं भाजपा को कि वायु मार्ग से आज उन्होंने अपना बहुत ही खास दोस्त, जो कहते हैं ना, उनका छुपा हुआ तुरुप का इक्का MIM ओबीसी को भी बुला भेजा है। इससे साबित होता है कि भाजपा को मालूम है कि उनकी स्थिति खराब है, और ये बात स्पष्ट है कि MIM को जहां भी भाजपा को लगता है कि यहां उनके अनुकूल स्थिति है तो वो वहां लड़वाते हैं। आप देखें, ये राजस्थान में नहीं जाते हैं, ये दिल्ली में नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, ये आप देखें मतलब ये उत्तराखंड में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ ये बिहार में जाते हैं। तो ये बड़ा, ये मैं कह रहा हूं ना, ये इनका सिलेक्टिव बड़ा मामला है और ये इनका छुपा हुआ तुरुप का इक्का है, जब इनको लगता है उसको उपयोग करते हैं। और ये कहीं ना कहीं ओवैसी कांग्रेस मानती है ओवैसी को, लगा आज नगरीय निकाय बीजेपी का तुरुप का इक्का मानती है कांग्रेस ओवैसी को, तो उसकी काट में आपके पास क्या है फिर? मैं वही बात बताना चाह रहा था, लेकिन इस जगह बीजेपी गलती ये कर रही है, ये नगर सरकार का चुनाव है, ये बहुत छोटा चुनाव है, ये आम जन का चुनाव, ये मूलभूत समस्याओं का चुनाव है कि नल में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियां चौक हैं,
उन सब का चुनाव है। अब तक ओबीसी को ये उतारते रहे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा, लेकिन ये चुनाव बड़ा अलग है सुमित जी। तो आप देखिएगा इसमें उनका ये तुरुप का इक्का जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति देखें, दूर ना जाए, इसी भोपाल शहर में देख लें तो भोपाल शहर में सड़कों का क्या हाल है। इन्हीं ने ही आप अपने स्टूडियो के जस्ट 50 मीटर आप आगे जाएंगे तो इनने ही आपको याद होगा बीच में बसों को चलाने के लिए इन्होंने वो बैरिकेड लगाए थे और उसमें लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब उसी को निकालने के लिए फिर से ये टेंडर ला रहे हैं और उसमें भी कर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो जनता के दिमाग में आपके पास दिनेश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा यहां पर कि टिकट बंटवारे को लेकर निकाय चुनाव में किसके सामने ज्यादा चुनौतियां हैं, बीजेपी के सामने या कांग्रेस के सामने? और फिर सिंधिया गुट को भी संभालना बीजेपी के सामने ये भी चुनौती हो सकती है, क्या कहेंगे आप इस पर दिनेश जी? देखिए सुमित, भारतीय जनता पार्टी एक नए रूप में है और एक बड़ा आम चुनाव यदि 2019 के लोकसभा के बाद यदि हम देखें तो नगरीय निकाय का चुनाव दलीय आधार पर, उपचुनाव को आप छोटे छोटे चुनाव में जो परिस्थिति बस हुए थे और उनका एजेंडा तय था, उनके उम्मीदवार तय थे। लेकिन जब आप एक बदली हुई भाजपा और भाजपा में बिल्कुल एक नए चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, उनको भी अपनी दावेदारी है, उन्हें भी टिकट चाहिए। उनकी चुनौती निश्चित तौर पर आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो भी आता है राजनीति में यदि आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं है, आपके पास यदि सामाजिक कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जितने भी लोग आए हैं वो एक दावेदार तो स्वाभाविक तौर पर है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की आचार संहिता का पालन करते हैं कि नहीं, उनके अनुशासन में बने हैं कि नहीं बने, ये इस चुनाव से सामने आएगा। जब टिकट की घोषणा होगी उसके बाद कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं या वापस अपनी कांग्रेस पार्टी में लौटते हैं, ये भी यहाँ इस पर एक जो है कहीं ना कहीं इसका भी एक टेस्ट हो जाएगा कि नगरीय निकाय के चुनाव में। इसके लिए जो है ये सकारात्मक रूप से देखोगे ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बेहतर स्थिति इसलिए होगी कि जिनको जाना होगा चले जाएंगे, जिनको रहना है वो रहेंगे, तो वो इस चुनौती से भी लड़ने के लिए तैयार होगा। ठीक है। तो जबकि जो दूसरा कांग्रेस का पक्ष है वहां तो जो आप दिग्विजय सिंह जी किस भूमिका में होते हैं, कमलनाथ जी निश्चित तौर पर वो जो उन्होंने जिस तरह से इंदौर भोपाल वगैरह के टिकट को लेकर मंथन शुरू किया है, तो वो चुनौती उनकी एक अलग तरह की है क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत सारे दावेदार अभी हैं। सही बात कहा आपने, सही बात कही आपने कि दावेदार बहुत सारे हैं दोनों ही पार्टियों में। पंकज जी क्या कहेंगे आप? दिनेश जी को आपने सुना होगा कि चुनौतियां आसान नहीं है, बहुत कठिन होने वाला है इस समय टिकट बंटवारे को लेकर, और अगर हम सिंधिया जी के गुट की बात करें तो उसको भी साधना है बीजेपी को। पंकज जी देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान। और सिंधिया जी हो, शिवराज जी हो, वीडी शर्मा जी हो या हमारे बाकी वरिष्ठ राजनेता हो, ये गुटबाजी का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं सुमित जी। और सिंधिया जी या और वो बाकी कार्यकर्ता दूसरे नेताओं के साथ उन जिलों में काम करने वाले कार्यकर्ता सबका एक ही लक्ष्य होता है कि यदि नगर निगम या नगर पालिका चुनाव में टिकट की दावेदारी है तो दावेदारी तक प्रतिस्पर्धा और बाद में प्रतियोगिता, कांग्रेस को परास्त करने की, कमल को सबसे आगे लेकर जाने की, कमल के चुनाव चिन्ह को सबसे लेकर आगे जाने की, ये भारतीय जनता पार्टी का रीति तो सिद्धांत तो है। इसीलिए भारतीय ये कयास हो सकते हैं, अनुमान हो सकते हैं। नहीं पंकज जी, मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा, सिंधिया जी के समर्थकों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि कौन कह रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या पता? इसीलिए मैंने कहा कि ये सब अनुमान कयास है मीडिया में, प्रतिपक्ष के, कांग्रेस के। बहुत दूर नहीं जाना हमको, अभी 11 तारीख 18 तारीख जब ये सब चीजों का निर्धारण होना है, 10 दिन बचे मुश्किल से, और तब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और जहां तक AIMIM की बात है तो वो यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का है तो कांग्रेस को क्या चिंता है फिर? और यदि वो तुरुप का इक्का यदि फ्लॉप है तो फिर क्यों चिंता? मतलब जिसका समाधान है उसकी चिंता क्यों करना, और यदि समाधान नहीं तो चिंता क्यों करना? समझ से परे है। यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ओवैसी जी की पार्टी की विचारधारा से मिलती तो हमारा उनसे संघर्ष क्यों होता? बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन लोकतंत्र है। यदि ओवैसी जी की पार्टी मध्य प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका चुनाव में आ रही तो कांग्रेस को आपत्ति है, हम तो विरोध करते हैं उनकी पार्टी का,
वो हमारी पार्टी का विरोध करते हैं। अब वो तो पंकज जी, अब वो तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप ही उनको चुनाव लड़वाते हैं, आप ही चुनाव लड़वाने के लिए ले आते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। ये सुमित जी बहुत हास्यास्पद है। कोई एक प्रमाण ऐसा आपने कोई देखा, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को लेकर आएगी? संभव आज के लोकतंत्र के दौर में जब सब चीजें पारदर्शी है, हर चीज बहुत एकदम स्पष्ट है। और इसीलिए मैंने कहा कि यदि कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस को चिंता क्या है सुमित जी की कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है और तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस की कलई खोलने के लिए वो लोग सामने आ जाते हैं जिनके नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM, और वो कलई खोलते हैं कांग्रेस की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सारे धर्म, जाति, पंथ, वर्ग, वर्ण भेद सब भारतीय जनता पार्टी के लिए बराबर है। हम किसी में भेद नहीं करते। और जो लोग जाति जाति, धर्म धर्म, पंथ पंथ में भेद करते हैं, तो यदि उनके भेद को खोलने वाला कोई सामने आता है तो कलई खुलती है, तो वो चेहरा सामने आता है, भयावह चेहरा सामने आता है जो समाज और जाति को 47 से लेकर अब तक बांटता आया, बांट कर। ठीक है पंकज जी, लौटूंगा। पंकज जी लौटता हूं आपके पास। अवनीश जी, पिछले विधान उपचुनाव में जैसा कि जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, उपचुनाव हुए, तब भी कांग्रेस का यही कहना था कि जो टिकट दिए गए हैं सिंधिया समर्थकों को, उनसे जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी होगी और चुनाव के गलत परिणाम बीजेपी को देखने को मिलेंगे। और अब निकाय चुनाव में भी ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन उपचुनाव में हमने नतीजा देखा है कि बीजेपी के पक्ष में आए थे। अवनीश जी, देखिए बीजेपी के पक्ष में भले नतीजे आए थे, भले उन्होंने सरकार अपनी बचा ली थी, लेकिन फिर भी सिंधिया के गढ़ में 7 सीटें भाजपा हारी थी, पहली बात। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने पूर्व में भी कहा है, इन चुनाव के मुद्दे बड़े अलग हैं क्योंकि ये नगर सरकार शहर के चुनाव हैं, गांव-गांव के चुनाव, मूलभूत जो छोटी छोटी सुविधाएं होती उनके चुनाव हैं। बाकी MIM में स्पष्ट कर दूं, ओवैसी तो उनकी बी टीम है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो 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 कह रहे हैं ना कि भाई इनके लोग कह रहे हैं कि वो तो अपनी राजनीति करें, हम अपनी राजनीति करने दें। आप ये मुझे बताएं, ये एक विशेष वर्ग से इतनी नफरत करते हैं कि उनके नेता मंत्री। ओवैसी को आप बीजेपी का तरफ का एक का कह रहे हैं, कहीं इस वजह से तो नहीं क्योंकि मुस्लिम वोट आपके कट जाते हैं इससे? मैं उनकी देखिए मैं उनकी बी टीम कह रहा हूं। निश्चित तौर पे वो जहां उनको लगता है कि हाँ इनको कांग्रेस को नुकसान करेगा तो लेके आते हैं, लेकिन यहां स्थिति मैं फिर से कह रहा हूं अलग है, क्योंकि ये चुनाव बड़े अलग हैं, ये नगर सरकार के चुनाव। और आपने एक बात कर दूं, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में भाजपा शुरुआत से कंफ्यूज रही है, संशय में रही है। आप देखें, पहली बात तो पंचायत चुनाव में जो तमाशा हुआ, आपने आरक्षण नहीं दिया, मतलब ओबीसी आरक्षण नहीं दिया, आपने रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया, आपने रोस्टर नियमों का पालन नहीं किया, आपने 1100 नई पंचायतें नहीं बनने दी ताकि अंतिम व्यक्ति तक विकास ना पहुंच पाए, वो आपने पाप किया, महापाप किया। इसके अलावा आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नगर निगम में चुनाव डायरेक्ट प्रक्रिया से हो रहे हैं और नगर पालिका में इनडायरेक्ट पार्षद प्रक्रिया से हो रहे हैं। ऐसा क्यों? भाजपा के नेताओं के कई इसी में आप देखें। अवनीश जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आपका अवनीश जी। दिनेश गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। पंकज चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो इवनिंग एजेंडा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।